हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस वो कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो गूगल थोड़ा सा यूट्यूब पे मेरे थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गई थी, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, पता नहीं कैसे। तो मैं यहाँ पे आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ अभी, तो इसको प्लीज़ देख लीजिएगा पूरा। तो मैं यहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में करवा दी थी, तो चलो देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज सो स्मॉल पार्टिकल दैट इट्स मास कांट बी डिटरमिन्ड इवन विद द हेल्प ऑफ मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बैलेंस होता है, ठीक है ना, उसकी मदद से भी हम एटम के मास को वे नहीं कर सकते, ठीक है ना। जहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब समझा रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल दुकानों पे हम जैसे जाते हैं, सपोज करो 10 किलोग्राम हमने कुछ वे करना है, ठीक है ना। तो वो जो है हमारा बैलेंस वहाँ पे होता है जो दुकान पे, ठीक है, वो तकरीबन 2-3 डिजिट तक डेसिमल के बाद दिखाता है, ठीक है। जैसे 531 यहाँ तक वो रीडिंग हमें देता है, 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना। बट जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो क्या करेगा, वो रीडिंग होगी जो वो काफ़ी एक्यूरेट देगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा हमें अंकों तक मतलब डिजिट के बाद रीडिंग देगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ तक इतना एग्जैक्ट मतलब वो बताएगा नंबर को, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी वैल्यू ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना। तो मतलब कहने का जो सेंसिटिव बैलेंस आज तक टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप हो गई है बैलेंस वे करने की, उसकी मदद से भी हम एटम को वे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एटम की जो खोज है हमने 9th क्लास में देखा था कि कैसे हुई, अल्फा पार्टिकल्स हम जैसे तो वहाँ पे एटम्स का कंसेप्ट आता है। चलो देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, बाय एन इनडायरेक्ट मेथड द एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव्स टू बी फाउंड टू बी दिस। ओके, तो इन्होंने कहा है कि किसी इनडायरेक्ट मेथड से जो हाइड्रोजन एटम का मास है वो साइंटिस्ट्स ने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है ना। 1 को डिवाइड कर लो उस नंबर से जो कि काफ़ी बड़ा है, ठीक है। 10⁻24 से डिवाइड करो, मतलब 1 के पीछे अगर हम 1 के साथ 24 जीरोज लगाएं, ठीक है ना, तो इतना बड़ा नंबर हो अगर, तो 1 को उससे डिवाइड करो तो कितना छोटा आ जाएगा ग्राम का, ठीक है ना। तो मतलब इतना छोटा वैल्यू है जो उसको हम कैलकुलेशंस में यूज नहीं कर सकते। जो एक्सपेरिमेंट्स हम एटम से रिलेटेड करेंगे इस लैब में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी एक्सपेरिमेंट करते टाइम, ठीक है ना। तो इतनी जो छोटी वैल्यू है उसको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशंस काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी। इसलिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट्स ने क्या किया, तो उन्होंने एक नया मेथड दिया, ठीक है ना। तो उस मेथड का नाम था मेथड ऑफ रिलेटिव मासेस, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास को हमने रिलेट करके किसी दूसरे के साथ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में छोटी सी एग्जांपल दी थी कि सपोज कर लो हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे बैलेंस है, तकड़ी है, ठीक है जी। तो सपोज करो इस तरह का है बैलेंस, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा जाए ताकि। तो सपोज करो कि उसको हमने क्या करना है, 1 किलोग्राम मेजर करना है, ठीक है। तो एक साइड पे हम क्या करेंगे, जो 1 किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड वेट होगा, स्टैंडर्ड वेट वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम का जो वेट होगा, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड वेट कहेंगे या रेफरेंस वेट कहेंगे, ठीक है। उससे कंपेयर करके हम 1 किलोग्राम जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। हम इसके साथ रिलेट करते हैं इसके मास को, ठीक है ना। तो अगर 2 किलो हुआ, यहाँ पे 2 सपोज करो, इधर जो है सब्सटेंस है 2 किलो है, ठीक है ना। तो इस ऐसे हम 2 इसमें डालेंगे, वेट हो गया या 2 किलोग्राम का डालेंगे, ठीक है। तो कंपेयर हमने इस स्टैंडर्ड से किया, ठीक है ना। तो वहीं पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, तो देखो, तो यहाँ एटम का जो मास है, एक एटम का मास, ठीक है, उसका मास भी हमने किसी के उसको भी रिलेट करना है किसी स्टैंडर्ड के साथ,
ठीक है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो किसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को हमने कंसीडर करेंगे हम, उसके साथ कंपेयर करके, जैसे हमने तोला था तो वैसे ही एक्सप्रेस करेंगे हम एटम के मास को, ठीक है ना। तो चलो आगे और क्लियर हो जाएगा अभी। तो नेक्स्ट देखो, अर्लियर दी केमिस्ट्स सिलेक्टेड हाइड्रोजन एटम एज दी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो पहले क्या था, साइंटिस्ट्स ने सोचा कि हम हाइड्रोजन का मास है जो उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम का मान लो, ठीक है ना, 1 किलोग्राम का जो मास होता है, ठीक है ना, वैसे ही मतलब अब साइंटिस्ट्स ने क्या किया, हाइड्रोजन का जो एटम था उसके मास को स्टैंडर्ड मान लिया, स्टैंडर्ड सब्सटेंस मान लिया, क्योंकि ये सबसे हल्का था। हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, ऊपर जाती है, बट हाइड्रोजन गैस में H2 होता है, मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम अभी। नेक्स्ट देखो, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वाज टेकन एज 1। तो हाइड्रोजन एटम का जो मास था उसका एटॉमिक मास था, मतलब हाइड्रोजन का, ठीक है, उसको साइंटिस्ट्स ने क्या किया, 1 मान लिया। जो हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हाइड्रोजन, उसका जो एटॉमिक मास था उसका एटॉमिक मास 1 कह दिया हमने कि 1 है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड आपको पता चल गया अभी कौन सा हमने लिया, ठीक है। बाद में बट ये चेंज हो गया था, आपको आगे बताऊंगा। दस दी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास को अब हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड मिल गया है, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखो, जब हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेके चलेंगे तब, इज द नंबर ऑफ टाइम्स, इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि हाइड्रोजन एटम के कितने गुना है, ठीक है, किसी सब्सटेंस का मास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है उसको समझते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटम है उसका इन्होंने कहा है कि मास है जो वो 16 टाइम्स है हाइड्रोजन के मास से। जितना भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उससे 16 गुना है, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन का 16 गुना है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हम इसको कह देंगे कि 16 यूनिट है मास है जो, ठीक है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का जो मास है उसको हमने 1 मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का मास अगर 1 यूनिट है तो ऑक्सीजन का इससे 16 गुना है हाइड्रोजन से, तो 16 यूनिट हो गए ना। तो इस तरह से आपने समझना है, ठीक है। एक और एग्जांपल भी है आगे, ठीक है। एक बीच में थोड़ा सा इन्होंने कुछ लिख दिया है, वो देखते हैं अभी क्या है ये। द रिलेटिव एटॉमिक मास वर रेफर टू एज द एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक मास को उस टाइम पे एटॉमिक वेट कह देते थे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अभी देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन की एग्जांपल हमने कर ली, हाइड्रोजन की कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया उन्होंने, हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, यहाँ पे रीजन नहीं बताया। तो उसके बाद हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानना इन्होंने बंद कर दिया, ऑक्सीजन को कंसीडर कर लिया इन्होंने, ऑक्सीजन को क्या बना लिया, स्टैंडर्ड, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और काफी ज्यादा कंपाउंड्स को ऑक्सीजन बना सकती है, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर देखो ऑक्सीजन ज़्यादा कंपाउंड बना सकेगी तो इसकी स्टडी है जो वो इजी हो जाती है, काफ़ी जगह पे हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये अभी थ्योरी है बस, ठीक है ना। ये हिस्ट्री बताई गई है, जो एक्चुअल है हमारा वो मैं बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वैसे समझना आपको सारा कुछ है। इन 1961 दी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स। तो 1961 में क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल यूनियन है केमिस्ट्स का, ठीक है ना, उन्होंने एक नई यूनिट दी एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए, नया स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, नई यूनिट या एक नया स्टैंडर्ड दिया, ठीक है ना। तो अब आपका इम्पोर्टेंट है जो वो स्टार्ट होता है जो वर्क है। ये मेरा मार्कर वर्क नहीं करता, पता नहीं अभी क्यों।
ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है। दे एक्सेप्टेड द आइसोटोप ऑफ कार्बन विद मास 12 एज द स्टैंडर्ड। तो इन्होंने इसको स्टैंडर्ड मान लिया। तो ये क्या है, ये एक कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो एटम्स का और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे कि कार्बन के काफ़ी सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे कि इसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, उसको देखो, एक तो ये देखो पीरियोडिक टेबल में जो नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है ना, वो एटॉमिक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो ये क्या है, कार्बन। ठीक है ना, ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, तो कार्बन का जो एक हमारे पास क्या है, एटम है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12। ठीक है, तो दूसरे इसके जो कुछ एटम्स होते हैं कार्बन के, ठीक है, उनका एटॉमिक मास 14 भी हो सकता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स हैं बस इनका, क्योंकि देखो मास नंबर इनका अलग है दोनों का। ठीक है ना, बट एटॉमिक जो नंबर है वो 6 है दोनों का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, फिक्स होता है ये, तो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ये आइसोटोप आपको पता चल गया देखो। ठीक है जी, चलो अब हम डेफिनेशन को कवर करें। अब they accepted the isotope of carbon 12 with the mass number 12 as the standard for comparing the atomic and molecular masses। तो एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 के आइसोटोप को स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है जी, तो ये बस लाइंस में बताया गया है कि एलिमेंट्स के जो एटम है उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, चाहे कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को कर लो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, तो कार्बन 12 क्यों सिलेक्ट किया भाई इन्होंने, क्योंकि कार्बन 12 है जो उसकी रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। कार्बन 14 है जो वो रेडियो एक्टिव होता है थोड़ा सा, तो कार्बन 12 है जो स्टेबल है आइसोटोप है जो कार्बन का। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है इन्होंने एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की। ठीक है ना, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है डेफिनेशन में। ठीक है, कार्बन का इन्होंने 1/12 नहीं लिखा मास। ठीक है, बस इतना सा ही है। तो मतलब एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी एलिमेंट के, ठीक है ना, वो देखते हैं। पहले भी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं जब हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन माने थे स्टैंडर्ड। तो अब हमने जो स्टैंडर्ड है कार्बन 12 मान रखा है, तब कैसे डिफाइन कर सकेंगे हम एटॉमिक मास को, वो देखते हैं। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं दी एवरेज रिलेटिव मास। ये क्या है, एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इसको कार्बन के साथ, अपने एटम के मास को, जिसका हमने एटॉमिक मास बताना है। तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कर रहे थे। ठीक है ना, एक बार इसको पढ़ते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। तो इस लाइंस का हम मीनिंग समझते हैं कि क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। तो एटॉमिक मास है जो किसी एलिमेंट का, वो क्या है, देखो वो एक एटॉमिक मास क्या है, एक रिलेटिव मास है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, एक एवरेज भी है। रिलेटिव मास क्यों है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं अपने एलिमेंट के मास का कार्बन 12 के साथ, इसलिए ये रिलेटिव मास है। ठीक है, दूसरा इन्होंने यूज किया है वर्ड एवरेज। तो एटॉमिक मास एक एवरेज मास है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर हमें बताना है, एक्सप्रेस करना है, तो उसका जो मास, तो उसके काफ़ी सारे आइसोटोप्स होंगे। ठीक है ना, जिनकी एवरेज हम लेंगे, तभी इन्होंने एवरेज वर्ड यूज़ किया है। ठीक है ना, तो अब चलो शुरू से पढ़ते हैं, टर्म्स आपको क्लियर होंगी डेफिनेशन के अंदर वाली सभी। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास क्या होता है, ये एक एवरेज रिलेटिव मास है किसी एटम का। ठीक है ना, जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अब डेफिनेशन होगी क्लियर। तो एक्चुअली हम कार्बन के मास का, जो एटम का मास है, जो 1/12 लेते हैं उसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं हम। थोड़ी सी एग्जांपल भी दूंगा आपको समझाने के लिए मैं। इन अदर वर्ड्स एटॉमिक मास इज ए नंबर विच एक्सप्रेसेस टू
हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें क्या है देखते हैं एक बार। आप सपोज कर लो कि हमारे पास एक क्या है, एक ऑरेंज है सपोज कर लो, ठीक है। ऑरेंज वैसे अच्छा नहीं बना, सपोज करो हमारे पास एक क्या है, ऑरेंज, ठीक है। चलो जैसा ही बन गया, चलो। तो यहाँ पे ऑरेंज का देखो, ऑरेंज को हम मान लेते हैं कि किस, ऑरेंज देखो स्फेरिकल होगा, है ना। तो उस हमने मान लिया कि ये ऑरेंज है जो वो कार्बन 12 है, ठीक है। तो कार्बन 12 का जो कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कार्बन 12 का, ठीक है, उसको मैं टी मान लेता हूँ कि इसका जो मास है वो टी है, ठीक है ना। तो आगे कंसीडर कर लो कि इसके अंदर 12 क्या है, पीसेस हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 12 हैं, जो फ्रूट है ना ये ऑरेंज, तो इसके अंदर पीसेस हैं 12। तो जो एक पीस होगा जो, उसका मास कितना होगा, इतना, इसका जितना मास है टोटल उसका 12 तो होगा ना, 1/12 होगा उसका, ठीक है। तो टी को हम डिवाइड करेंगे 12 से ताकि एक का मास हमें पता चल सके, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको स्टैंडर्ड माना गया है, जो कि 12वां हिस्सा है इस ऑरेंज का। अगर इसके बाहर वाले पार्ट को छोड़ दें हम ऑरेंज के, ठीक है ना, तो अंदर जो भी पीसेस हैं सभी का साइज सपोज कर लो सेम है, ओके। तो जो एक पीस का मास होगा, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड माना है इस तरह से, ठीक है। मतलब कार्बन 12 जो होगा उसके एटम का 12वां हिस्सा जितना भी होगा उसका मास, हम उसको स्टैंडर्ड मानेंगे। कार्बन 12 के एटम के 1/12 मास को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है ना। तो अब डेफिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है देखो, बहुत पढ़ो, अब समझ आएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एटॉमिक मास इज ए नंबर विच एक्सप्रेसेस टू हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ओके। तो अब डेफिनेशन को पढ़ो तो समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वही रिलेशन दिया हुआ है कि हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है। कार्बन 12 का 1/12 है जो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड था ना, उसके मास को नीचे रखा हुआ है। और जो एटम का मास है जो हम लैब में साइंटिफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राम्स में, वो अलग रखा है, क्योंकि वो 10⁻⁻ में कुछ था, उसको याद करना मुश्किल था, उसको डिवाइड कर दिया हमने किसी और क्वांटिटी से, ठीक है ना, ताकि हमारा जो एटॉमिक मास है वो सिंप्लीफाइड हो सके, सिंपल टर्म्स में आ सके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करते हैं, ओके। एटॉमिक मास अगर हमने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ कार्बन 12, तो हम एटम के मास को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, कार्बन 12 के एटम का जो 12वां हिस्सा है उस मास के साथ, ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ये नया स्केल है था जो डेवलप हुआ, दिस स्केल ऑफ रिलेटिव मास, ऑफ रिलेटिव क्यों है, क्योंकि हमने डिवाइड किया है, रिलेशन हम रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को इसके साथ, ठीक है ना। तो देखो, दिस स्केल ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट स्केल। इस स्केल को हम एटॉमिक मास यूनिट स्केल कहेंगे, और इसको एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। जो 1/12 है ना कार्बन का, कार्बन के एटम का, ठीक है, उसको हम एक उसको एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, एक यूनिट, ठीक है जी। हाउएवर द न्यू सिंबल यू, एक नया सिंबल आया है जो कि यू है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे। इसका मतलब दोनों को सेम है, चाहे यू यूज कर लो चाहे AMU, ठीक है ना। तो आगे यूज करेंगे इनको, मतलब हम, तो यू की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मास, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, यूनिफाइड मास। इन दिस सिस्टम, यूनिफाइड मतलब कि यही होगा कि कार्बन के साथ हमने रिलेट कर दिया सभी को, तभी यूनिफाइड हो गए, सभी एलिमेंट्स के मासेस थे जो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बन 12 इज असाइंड एज ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन 12 है जो, ठीक है, उसका मास तो ऑटोमेटिकली 12 होगा, ठीक है। एक का मतलब कार्बन के जो एटम है कार्बन का एक एटम है जो, उसके 12वें हिस्से का जो मास होगा उसके 12 गुना ही होगा ना कार्बन 12 का मास, तो ठीक है जी। क्योंकि एक पीस का मास हमने कहा था 1/12 है, तो 12 पीसेस का मतलब मास कितना होगा, वो तो एक ही आ जाएगा ना हमारे पास, सॉरी
यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि एटॉमिक मास यूनिट ऑफ, ओके, 12 कार्बन इज असाइंड एज ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एक मास यूनिट था जो हमारे पास, वो कितना था, 1U, मतलब या एटॉमिक मास यूनिट लिख लो, वो कितना था, कार्बन के एटम के मास का जो 1/12 था, ठीक है ना। तो एक यूनिट है जो 1/12 है कार्बन एटम के टोटल का, ठीक है जी, मास, ठीक है, जितना भी होगा। तो ऑब्वियस बात है कि 12 गुना हो जाएगा जो सारे का होगा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो उसको तो इजीली, एक बार समझो ध्यान से तभी समझाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डेफिनेशन है, ठीक है जी, ये आपको मतलब अच्छी तरीके से समझनी है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो इसको देखो, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, AMU, ठीक है ना, क्वेश्चन भी आ सकता है। द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो एक एटम है ना, उसका 12वां, उसके मास का 12वां हिस्सा, ठीक है, वो क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ये आपको मैंने एग्जांपल के साथ बता रखा है। तो एटॉमिक मास यूनिट का मास है जो वो इतना आता है अगर हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, अगर हमने देखो हाइड्रोजन का जो मास है हमारे पास इतना है, वो जो हम एक्सपेरिमेंटली वैसे फाइंड करते हैं दूसरे इनडायरेक्ट मेथड से, वो हमारे पास ये था। देखो शुरू में हमने कहा था कि इतने बड़े नंबर को याद करना मुश्किल है, उसके लिए हमने किसको इन्वेंट किया, एक सिस्टम को खोजा जिसमें हम एटॉमिक मास यूनिट्स को डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या होता है। तो इजी करने के लिए हमने क्या किया, जो ये मास था उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, जो कि 1 AMU था, कार्बन 12 के मास का 12वां हिस्सा, उसके साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो ये 1 बन गया। देखो 1 है जो काफ़ी इजी है याद रखना, ठीक है, 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास ऑक्सीजन था, ठीक है ना, ऑक्सीजन का कोई आइसोटोप है जिसमें जो मास नंबर है वो 16 है, ठीक है, मास नंबर है जो 16 है, उस आइसोटोप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास उसका जो डिवाइड करके आया वो हमारे पास कितना आ गया, 16U, ठीक है, या फिर 15.995U, तो राउंड ऑफ करके लिखा है। सिमिलरली जो नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में आया वो 14U आ गया, ठीक है ना। बस यही यहाँ पे बताया गया है अलग अलग जगह पे। तो आजकल क्या है, हमने एक इंस्ट्रूमेंट को खोजा है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि किसी एलिमेंट के एटम का मास एग्जैक्टली बता सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनके मास को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर किया गया। देखते हैं टेबल में क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, टेबल 7, एटॉमिक मास ऑफ फ्यू कॉमन एलिमेंट्स रेफर टू एज 12C, ठीक है जी। तो रेफर करके ये मास हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए। अदरवाइज जैसे निकल है यहाँ 58.7 लिख दिया आसानी से, ठीक है। अदरवाइज क्या था कि जो 58.7 × 10⁻14 ग्राम, तो इतना तो याद करना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इतनी लेंथी कैलकुलेशंस नहीं चाहिए थी हमें, ठीक है। आगे थोड़ा सा इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन का जैसे मास है, देखो यहाँ पे कि वो 1.008 ग्राम आया हमारे पास, यहाँ पे ग्राम नहीं यूनिट आना चाहिए था, ठीक है ना, यूनिफाइड मास है ना, यू आना चाहिए था यहाँ पे। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके 1 भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन करनी है जब हमने, ठीक है। तो एक बार पढ़ना इसको, फिर समझ आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम हुई तो बताना मुझे, आगे इसकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि काफ़ी आप इसको समझ लो तो वो सफिशेंट है। ओके जी, फिर थैंक यू। नेक्स्ट हम टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है, ओके जी।